बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, इलेक्शन कमीशन के मामला भी बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। एक तो आज होगी मुलाकात लाहौर में, जिसका काफ़ी चर्चा था कि ये 26 अरकान को नाहल करवाना बहुत महंगा पड़ सकता है फ्यूचर में। अब फेस सेविंग दे दी गई एक दूसरे को। उसके अलावा काफ़ी अंदरूनी खबरें भी अब सामने आई हैं कि एक दूसरे के खिलाफ बयान नहीं देने, और ख़ास कर लीडरशिप के बयान नहीं देने। उस सूरत में जब उनकी वज़ीर इत्तलात प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो कासम और सलमान के साथ टहरियान का जिक्र करें। जब टीवी पर बैठकर नईम पंचोता साहब गुफ्तगू करें तो वो पूरे दिनों और 4 माह की गुफ्तगू करें। इस सूरत हाल में कैसे मुमकिन है ये मामलात आगे चलेंगे? दूसरी जानब एक ख़त लिखा गया इलेक्शन कमीशन को कि जल्दी करें, हमें बहुत जल्दी आया हुआ है कि जल्द जल्द हमसे हलफ उठवाएँ। ये केपी असम्बली वाले नहीं समझ रहे। ऊपर से स्पीकर केपी असम्बली जो है वो कह रहे हैं कि अभी तो सेशन ही नहीं है, सेशन बुलाएंगे तो फिर हलफ ले लेंगे। मामलात किस तरफ जा रहे हैं? ये मखसूस नशिस्तें तो चले जहाँ बटनी थी बढ़ चुकी है। कितनी रजिस्टेंस कर सकती है पीटीआई इसमें? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, पंजाब असम्बली का जो मामला जिस तरीके से नून लीग ने बहुत ज़्यादा इसको हाइप की, अब वो चीज़ें उनके गले पड़ चुकी हैं। शुरू दिन से ही अगर ये मामलात को ज़रा बेहतर अंदाज में लेकर चलते तो शायद ये नौबत ही ना आती। अब देखें, आज हमें ये पता चला पहली बार कि इसमें मुस्लिम लीग नून के जो अरकान असम्बली थे उनका भी पूरा किरदार था। लेकिन स्पीकर पंजाब असम्बली की बदनीयत ही है कि उन्होंने सिर्फ पीटीआई के लोगों को हाईलाइट किया, उनको टारगेट किया और उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भिजवाने की बातें की। लेकिन आज हम पर यह भी राज खुला है कि ऐसा कोई रेफरेंस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेजा ही नहीं गया। आज चूँकि स्पीकर पंजाब असम्बली ने पीटीआई के अरकान को इनफरादी तौर पर दावत दी हुई थी कि वो तमाम अरकान फर्दन उनसे मुलाकात करें और इस हवाले से उनसे बात की जाए, तो आज पीटीआई ने फर्दन तो मुलाकात नहीं की, बल्कि तमाम 26 अरकान ने स्पीकर जो अपोजिशन लीडर है पंजाब के मलिक अहमद बच्चर, उनके साथ मिलकर वो स्पीकर के चैम्बर में गए। वहाँ पर क्या नाम है उनका, मुस्लिम लीग नून के वज़ीर मुजतबा वज़ीर ख़जाना भी हैं, वक्ती वज़ीर ख़जाना। वैसे वो पार्लिमानी उन्होंने सब मुखालफत की है इसकी कि माफ़ी नहीं होनी चाहिए भाई, तो वो भी वहाँ पर मौजूद थे। तो वहाँ दोनों अतराफ़ से फ़रीक़ैन की जानिब से अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। पीटीआई की जानिब से कहा गया कि हमें इंतकाम का निशाना बनाया गया, हालांकि हुकूमती अरकान की जानिब से भी इसी तरह की नारेबाजी है वो की गई थी। तो उसको मुकम्मल तौर पर स्पीकर पंजाब असम्बली ने दबा दिया और हमारे खिलाफ ये कार्रवाई आगे बढ़ाई गई। फिर उस पर जो मुस्लिम लीग नून के वज़ीर थे उनकी जानिब से बताया गया कि हमारी लीडरशिप के हवाले से किसी किस्म की कोई गुफ्तगू हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, तौहीन मरीम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जबकि जैसे आपने कहा दूसरी जानिब कि अज़मा बुखारी हो या इवन के वो ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे बयान आ गए, और इवन के मरीम सफदर अवान हो तो वो भी अपने किसी तकरीब में या किसी जलसे जुलूस तो वैसे अब उनके होते ही नहीं है, सरकारी कोई तकरीब हो, कोई इवेंट हो, तो वहाँ जो वो बयानबाजी करती हैं या तकरीर करती हैं तो उसके अंदर इमरान खान और उनके बच्चों उनकी टीम के बारे में आज भी उनकी ज़बान उसी तरह है। तो ये मामलात नहीं है कि पीटीआई ने कोई पहल की है, मुस्लिम लीग नून ने पहल की, जिसके जवाब में पीटीआई वाले भी अब उसी तरह का रद्द-ए-अमल देते हैं तो नून लीग वालों को मिर्चें लगती हैं। जब बेनज़ीर भुट्टो के साथ ये सलूक किया जाता था तो क्या उस वक्त नवाज शरीफ को याद नहीं था कि मेरी बेटी भी है और इसने भी जवान होना है और इसने भी सोसाइटी में जाना, और मुमकिन है कि ये पाकिस्तान की सियासत में कदम रखे और इसको भी इसी तरह के हालात का सामना करना पड़े जब आप बेनज़ीर भुट्टो के लिए पार्लियामेंट हाउस में खड़े होकर पीली टैक्सी जैसे अल्फाज उनके लिए बहुत घटिया और गलीज़ इल्ज़ामात थे, बातें उनके खिलाफ की जाती थी। इसके अलावा जो दीगर अल्फाज हैं वो तो हम यहाँ व्लॉग में भी नहीं बोल सकते। तो ये सब कुछ आपने बेनज़ीर भुट्टो के साथ किया, उनके खिलाफ यहूदी एजेंट और पत्नी उनकी किरदार कुशी की गई, उनकी एडिटेड जेली नंगी तस्वीरें आपने लाहौर शहर पर हवाई जहाज़ के ज़रिए फेंकवाई, सिर्फ इसलिए कि आपकी वो सियासी मुखालिफ थी और आप उनको सियासत के मैदान में काउंटर नहीं कर पाते थे तो आप उनकी किरदार कुशी करते थे। तो अब जब बात मरियम तक आई है, मैं ये नहीं कहता कि मरियम के साथ जो कुछ हो रहा है वो अच्छी बात है या उस तरह होना चाहिए, नहीं, ये आपके अपने अमाल का नतीजा है जो आपने बेनज़ीर भुट्टो के साथ, उसकी बहन के साथ या उनकी जमात की दीगर ख़वातीन के साथ किया, जो आपने इमरान खान के साथ किया। आप 2018 तक आयशा गुलालई जैसी औरत को आप इमरान खान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते रहे, 2015-16 में आपने उसके ख़िलाफ़ रियाम खान को इस्तेमाल किया, इससे पीछे चले जाएं, बल्कि अभी 2022-23 में देखें हाजरा पानेज़ई को आपने 2023 में इस्तेमाल किया।
کس کو آپ نے استعمال نہیں کیا اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف؟ آپ نے 1995-96 میں مولانا سمیع الحق کے خلاف ایک بازاری عورت کا انٹرویو کروا کے ان کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی اور وہ غالباً اسمبلی رکنیت سے استعفیٰ دے گئے تھے. تو آپ کی اپنی تاریخ کیا ہے, آپ کا ماضی کیا ہے؟ آج جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے, بیانات ان کے جلسوں میں ناچنے والی ہے. جی ایون چھوڑیں جلسوں میں ناچنے والی 4 سال کی یہ جلا وطنی کاٹ کے جب 21 اکتوبر 2023 کو لاہور میں ان کا جلسہ تھا تو 4 سال کے بعد آئے, اور اس میں بھی آ کر انہوں نے وہاں پر ایک بار پھر کہا کہ ہمارے جلسوں میں دیکھیں خواتین آرام سے بیٹھی ہیں, یہ جلسے یہ ناچنے والی نہیں ہیں. تو آپ کا اپنا جو کردار ہے یا آپ کی اپنی سوچ ہے, آپ کا اپنا کنڈکٹ, طرز عمل وہ کیا ہے, پہلے اس میں تو دیکھیں. تو اس لیے نون لیگ آج جو کچھ بھگت رہی ہے وہ قابل مذمت ہے, وہ بھی نہیں ہونا چاہیے, لیکن یہ آپ کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے جو آپ نے ماضی میں کیا ہوا. کسی کی دوسرے کی بہن بیٹی بیوی کے ساتھ آپ نے کیا, وہ آج آپ کی اپنی بیٹی کے سامنے آ رہا ہے. تو ابھی بھی وقت ہے کہ آپ چیزوں کو بہتر انداز میں لے کر چلیں. آج بھی آپ عمران خان کے بچوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں, اس کی سابقہ بیوی جس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, آج بھی آپ ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں, ان کے بیٹوں کو کہتے ہیں. 1997 میں آپ نے جمائمہ کے خلاف ٹائلیں چوری کرنے کا کیس الزام لگایا, ایک ایسی عورت کے خلاف جو ویسے ہی ایک بلینئر خاندان سے جس کا تعلق تھا, اور جو جس کے جوتے بھی شاید نواز شریف صاحب کا خاندان افورڈ نہ کر سکتا. اس زمانے میں تو یہی ہے نا. میں آج لسٹ ایک دیکھ رہا تھا 1996 کے جو ٹیکس وہ قرضے معاف کروائے گئے تھے, تو اس میں اتفاق فاؤنڈری کا بھی نام تھا, جنہوں نے کوئی 3 ارب اور کچھ 85-86 کروڑ قرض لیا تھا, اور اس میں سے تقریباً کوئی 28 جو 2 ارب اور 80 کروڑ کے لگ بھگ انہوں نے وہ قرضہ معاف کروا لیا تھا. تو یہ اعداد و شمار بے نظیر بھٹو حکومت کے ہیں جو انہوں نے بعد میں پبلک بھی کی ہے, اور لوگ اب آج کل وہ ٹویٹر کے اوپر بھی اس کو شیئر کر رہے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ اتنے بڑے خاندان کی لڑکی کے ساتھ آپ نے صرف عمران خان کی سیاسی مخالفت میں, اس وقت عمران خان کیا تھا سیاست میں؟ کچھ بھی نہیں تھا. آپ کے خلاف شاید وہ کونسلر کا الیکشن لڑتا تو وہ کونسلر کا الیکشن بھی ہار جاتا, لیکن آپ نے اس وقت بھی اس کے خلاف یہ سارا سلوک کیا, اس کی بیوی کے ساتھ یہ سلوک کیا. تو مجھے بتائیں کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ نے کیا ہوا ہے 25 سال تک آپ عمران خان کو, اور آج بھی آپ کہتے ہیں کہ وہ یہودی ایجنٹ ہے, حالانکہ آپ کی حکومتوں میں آپ نے اپنے نمائندے اسرائیل بھیجے. مولانا فضل الرحمان نے اپنے نمائندے, ان کے جماعت کے لوگ علماء حضرات وہ اسرائیل کے دورے پر گئے. 2022 میں آپ دیکھیں سابق چیئرمین PCB نسیم اشرف کی سربراہی میں ایک وفد گیا تھا اسرائیل کے دورے پہ. 2022 میں آپ کی PDM کی حکومت تھی. تو آپ کے دور میں یہ سب کچھ ہوتا رہا. یہودی ایجنٹ کے الزامات آپ دوسروں پر لگاتے تھے. در حقیقت ان کا یہ جو یہودی ایجنٹ والے الزامات ہیں یا عوام کی توجہ ان کی طرف ان کی جانب نہ آئے, تو اس لیے یہ اپنے مخالفین کے اوپر یہ کیچڑ اچھالتے تھے تاکہ توجہ دھیان اس طرف لگا رہے اور ہماری طرف کسی کا وہم و گمان بھی نہ توجہ دینی ہے ہم نے الیکشن کمیشن کی طرف سے. تو اب دیکھیں کہ پنجاب کے اندر آپ نے خبروں کا مرکز جو ہے نا وہ پہلے بھی کنٹروورسی تھی 3 سال سے, اب اور کنٹروورشل کہ 1 سال فیصلہ پڑا رہا, اس پہ عمل درآمد نہیں کر رہا. اب اتنی پھرتیاں کہ ان کو راتوں کو نیند نہیں آ رہی سکندر سلطان راجہ صاحب کو, کہ فٹافٹ کو دن چڑھے تو مسلم لیگ نون کو ان کی جو ڈیو تو نہیں زبردستی کی جو سیٹیں ہیں وہ دی جائیں. دیکھیں یہ چیز تو ہونی ہے. اور میں ذرا پنجاب والے معاملے پہ آخری 2 باتیں کر دوں. اب پنجاب میں مسلم لیگ نون چونکہ پھنس چکی ہے, بہت زیادہ آپ نے ہائپ کریٹ کر دی. اب آپ کے پاس ہم نے 1-2 روز پہلے اپنے ولاگ میں یہ بات کی تھی کہ مسلم لیگ نون کے کچھ سینئر لوگوں کو شاید عقل آ گئی اور انہوں نے پارٹی قیادت تک یہ شکایت پہنچائی کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کا کنڈکٹ درست نہیں ہے. ماضی میں آپ دیکھیں تو نواز شریف صاحب نے گیلانی صاحب کو نیل کروایا تھا اور بعد میں خود اسی سپریم کورٹ سے نیل ہو گئے. تو تجربات تلخ ہیں, اس لیے شاید ان کو, لیکن بہت اچھی بات یہ ہے کہ ان کو کچھ عقل آئی اور انہوں نے اس سارے پروسیس کو کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کی, اور اس میں اب کافی حد تک کامیابی ہو چکی ہے. اور اس میں اب اسپیکر پنجاب اسمبلی بھی یہ کہتے ہیں کہ فیس سیونگ ملنی چاہیے. تو فیس سیونگ میں نون لیگ والے کہتے ہیں جی کہ ہم تو کارروائی کریں گے, کسی کو معافی نہیں ملنی چاہیے, لیکن ان کے اپنے لوگ بھی اب اس میں ملوث ہیں. تو لیٹ سی کہ فیصلہ کیا ہوتا. ہو سکتا ہے کہ چند دنوں کی معطلی کر دیں, ہفتہ 10 دن کی معطلی کر دیں, یا جرمانہ کر دیں اپنی جماعت کے کچھ لوگوں پر, PTI کے کچھ لوگوں پر, اس طرح معاملات کو سلجھانے کی کوشش کی جائے. تو آپشنز موجود ہیں, لیکن ضروری ہے کہ آپ صرف دوسروں پر نہیں خود کو بھی اس ترازو میں تولیں اور خود کو بھی ساتھ اس میں آن بورڈ رکھیں اور اپنے لوگوں پر بھی جرمانہ کریں, کیونکہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی, 2 ہاتھوں سے بجتی ہے, ایک ہاتھ سے صرف تھپڑ لگتا ہے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ خود خیال کریں کہ آپ نے تھپڑ آپ نے مارا تو ظاہری بات ہے پھر آپ کو بھی جواب میں تھپڑ ملے گا.
तो इसलिए अभी भी बेहतरी है, मौका है कि आप चीज़ों को सुलझाएं जैसे आप पहले सुलझा रहे हैं, और काफ़ी हद तक चीज़ें आज की जो मुलाकात हुई है उसमें तय हो चुकी हैं, और अगले मेरे ख्याल में 1-2 रोज़ के अंदर ये मामला जो है वो अपने मंतवी अंजाम को पहुँचेगा। तो दूसरी जो आपने बात की, देखिए सिकंदर सुल्तान राजा साहब की अहलिया को तकरीबन कोई 2 हफ्ते पहले ग्रेड 22 में तरक्की दी गई है। पाकिस्तान कस्टम्स के 2 अफसरान थे जिनको ग्रेड 22 में तरक्की दी गई, जिनमें से एक सिकंदर सुल्तान राजा की अहलिया रबाब सिकंदर भी शामिल थी उनमें, और उनकी तस्वीर भी बड़ी वायरल हुई। जब उनको ये ग्रेड दिया गया तो लोगों ने उनकी तस्वीर भी शेयर की। तो आप देखें कि इमरान खान साहब के जब गुस्सा क्या था सिकंदर सुल्तान राजा साहब कि इमरान खान कहता है कि मेरी बीवी को नून लीग के दौर में तरक्कियाँ मिलती रही हैं, तो अभी इनकी अहलिया को ग्रेड 22 में तरक्की कहाँ से मिली है? इससे पहले पाकिस्तान कस्टम्स में इनका तबादला कैसे हुआ? ये सारी चीज़ें तो सिकंदर सुल्तान राजा साहब इलेक्शन कमीशन की बीट करने वाले कुछ साथियों के सामने भी इस बात को तस्लीम कर चुके हैं। तो अब चाहोगे जब आपकी बीवी को ग्रेड 22 में तरक्की मिल चुकी हो तो फिर आपका भी दिल करता है कि जिन्होंने आप पर करम नवाजी की है आप भी ज़रा उनकी ताबेदारी करें, खिदमत गुजारी करें। तो इसलिए अब कोशिश यही है। और अभी भी देखें कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मखसूस नशिस्तों पर जो 12 जजेस का वो था ऑर्डर ऑफ रिपोर्ट था वो जारी नहीं हुआ, और उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन फैसले पर अमल दरामद कर चुका है। अब स्पीकर पंजाब खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इस हवाले से ये मौक़िफ़ है कि भाई असम्बली इस वक्त सेशन में नहीं है कि मैं खुद इजलास बुला लूँ। अब ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इजलास कॉल करे, और उसके बाद जब इजलास होगा तो उस इजलास के एजेंडे में इनकार नहीं किया। उन्होंने इसकी बड़ी कैटेगोरिकली इसकी वजाहत की है कि मैंने हल्फ लेने से इनकार नहीं किया। जैसे आज अपोजिशन के जो मुंतखब को मखसूस नशिस्तों के अरकान है, जैसे उन्होंने तासुर दिया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक ख़त कट मारा है, तो उसमें शिकायत यही लगाई गई है जी कि हमारा हल्फ नहीं हो रहा, आगे 21 जुलाई को सेनेट इंतखाबात हैं, तो अगर हमारा हल्फ ना हुआ तो फिर हमारे इलेक्शन के अंदर सेनेट इलेक्शन में हम हिस्सा नहीं ले सकेंगे। तो इस वक्त आप देखें कि मौलाना साहब के साथ आज भी पीपल्स पार्टी की बैठक हुई है, और उस बैठक में ये तय पाया है कि मिलकर चला जाए, इरादा जाहिर किया गया है मिलजुल कर चलने की। पीडीएम वाले को लूट मार जारी है तो मिल बांट के जी मिल बांट के खाएं, और पीडीएम वाले जरासीम मौलाना साहब के भी मेरे ख्याल में कुछ हरकत में है अभी भी पीडीएम। अब उन्होंने कहा जी मैं सिर्फ हुकूमत का हिस्सा नहीं हूँ लेकिन मैं आज भी पीडीएम का सदर हूँ। तो देखें वैसे भी मौलाना साहब के बेटे की जान इस वक्त फंसी हुई है, उनको नैब से बच्चे को जुर्माना है और पैसे लेकर नौकरियाँ बांटने का इल्ज़ाम उनके ऊपर लग चुका है, और पीटीआई के जुनेद अकबर साहब ये मामला नैब को भिजवा चुके हैं। तो अब मौलाना साहब की जान फंसी हुई है, तो अब अगर पीपल्स पार्टी या नून लीग कहेगी तो मौलाना साहब यकीनन पीटीआई को छोड़ के उनके साथ जाएंगे। तो देखते हैं कि इसमें क्या सूरत हाल बनती है। लेकिन अरकान असम्बली के हल्फ उठाने के मामले में जैसे स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ये कह रहे हैं कि मैंने इनकार नहीं किया, हुकूमत ये कॉल करे। अब देखना यह है कि हुकूमत कब कॉल करती है, क्योंकि सेनेट इलेक्शन होना है तो उसके लिए तो लाजमी तौर पर इजलास बुलाया जाएगा। तो जब इलेक्शन के लिए असम्बली इजलास बुलाया जाएगा तो उस मौका पर जो मखसूस नशिस्तों के लोग हैं उनका भी हल्फ हो जाएगा। इससे पहले अगर फ़र्ज़ करें कि इलेक्शन हल्फ ना भी लें स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली, तो आपको याद होगा 2022 में जब हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब बने थे तो उस वक्त के जो गवर्नर थे सरवर चौधरी साहब जी, उन्होंने उनका हल्फ लेने से इनकार कर दिया था। तो बाद में लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था कि स्पीकर कौमी असम्बली हमजा शहबाज से आए, और फिर उस वक्त के जो स्पीकर कौमी असम्बली थे राजा परवेज़ अशरफ, उन्होंने वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से हल्फ किया था। हालांकि आइन के अंदर ऐसी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं थी, लेकिन चूँकि अदालतें उस वक्त भी ज़ेरे कंट्रोल थी, आज तो माशाल्लाह से मुकम्मल तौर पे ताबेदार बच्चों की तरह इस्टेब्लिशमेंट की बगल में बैठी हैं हमारी अदालतें। तो उस वक्त भी ये फ़ैसला हुआ, और अब एक बार फिर अदालतों से ऐसा फ़ैसला आ सकता है कि चलें ठीक है जी, अगर स्पीकर केपी असम्बली नहीं लेते हल्फ, स्पीकर कौमी असम्बली हल्फ लें। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को भी कहा जाता है, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को भी कहा गया है कि आप हुक्म दें, अगर ना लिया गया तो फिर यहाँ पर भी हो सकता है। तो मेरे ख्याल में चीज़ें इस साइड पे जाएंगी नहीं, इम्कान तो यही है। और क्योंकि या तो ये होना कि आपने असम्बली इजलास बुलाना ना हो, जब आपने सेनेट इलेक्शन के लिए असम्बली इजलास बुलवाना है तो उस असम्बली इजलास के मौका पर भी ये तो आपको पता है कि शायद 30 सेकंड का टोटल हल्फ होता है, उसमें चीज़ें हो जाती हैं। तो लेट्स सी कि अब आने वाले दिनों में क्या अहम सूरत हाल बनती है, और इम्कान यही है कि ये लोग हल्फ उठा लेंगे, और हल्फ होने के बाद आपको पता है कि 5 सीटें जीतने के लिए इस वक्त पीपल्स पार्टी अपने हाथ पैर मार रही है। पीटीआई के कुछ लोग तोड़ने की भी खबरें गुज़श्ता रोज़ से गर्दिश कर रही हैं, क्योंकि बल्कि जो नाम अब पीटीआई की जानिब से सामने आए हैं वो तकरीबन वही हैं जो इमरान खान साहब की जानिब से दिए गए थे। आज
कुछ लेकिन अखबारी इल्जाम लग गए ना कि कितने अखबारी 50 करोड़ की सीट बिक रही है, ये फलां के करीब है, फलां के करीब है। मिर्जा अफरीदी साहब पर बड़ा क्वेश्चन उठ गए हैं। जी जी। दूसरी तरफ तलहा महमूद साहब, उन पर क्वेश्चन उठ गए हैं कि इन्होंने भी शायद पैसे दे के टिकट देखिए मौलाना साहब और पीपल्स पार्टी के जो लोग जिनको सेनेट का टिकट दिया गया, उन दोनों सियासी जमातों ने एक जैसा पैटर्न रखा है, एक ही सोच है। एक उन्होंने कारोबारी शख्सियत को दिया, पैसे वाली पार्टी को, और दूसरा अपने किसी एक नजरियाती पार्टी को। तो उन्होंने चीज़ें बैलेंस लेकर चलने की कोशिश की है। दूसरी जानिब आप मिर्ज़ा अफरीदी साहब भी एक बड़ी तगड़ी उनके पीछे पूरी हिस्ट्री है। जी जी। तो वो जब भी इमरान खान को या पीटीआई को ज़रूरत होती है तो वो गायब हो जाते हैं, और जब सेनेट इलेक्शन छोड़ चुके पीटीआई छोड़। आज आपको पता है शानदाना गुलजार साहब ने एक ट्वीट किया था जिसमें उनका 9 मई के बाद बयान जो टीवी चैनल पर चला था, उन्होंने GTV का एक क्लिप लगाया था जिसमें मिर्ज़ा मोहम्मद अफरीदी साहब मजम्मत करते हुए खुद को पार्टी से अलग करने की शायद बात कर रहे हैं, और उसको शेयर करते हुए उन्होंने तो ऊपर बड़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल की। उन्होंने कहा कि वो बेगैरत है जिसने इस शख्स यानी कि मिर्ज़ा मोहम्मद अफरीदी साहब जो हैं इनके नाम की जिसने भी सिफारिश की। तो अब देखें कि पार्टी के अंदर से कहा गया कि जी इमरान खान ने, मुझे किसके बहुत करीबी दोस्त हैं लेकिन मैं नाम नहीं ले, इमरान खान साहब का कहा जा रहा था कि उन्होंने मिर्ज़ा अफरीदी का नाम दिया, लेकिन इमरान खान साहब का नाम नहीं आ रहा। वो इस्लामाबाद में रहते हैं, F7 में जिन्होंने नाम। जी जी। तो F7 में बस आप मैं बात में चलें, आपने शायद कल बता भी दिया था किसी बारे में। अगर आपको नाम चाहिए तो आप कल वाली वीडियो में से ढूंढ सकते हैं। तो बहरहाल अब करामत मुगल साहब देखें जो इल्ज़ामात लग रहे हैं वो अच्छे नहीं हैं। खुरम ज़ीशान के नाम की आज मैंने अखबारों में कुछ खबरें देखी, जाके वीडियोस और ट्वीट्स पढ़े हैं, कैसे मुमकिन है एस्टैब्लिशमेंट उन्हें आने दे। खुरम ज़ीशान साहब की मैं वही कह रहा हूँ कि इंतहाई खतरनाक और सख्त ट्वीट है, और अखबारी खबर के मुताबिक खुरम ज़ीशान साहब को, इसके अलावा इरफान सलीम को, मुराद सईद को और फैसल जावेद को, ये 4 वो लोग हैं जिनके नाम इमरान खान साहब ने दिए। आज़म सवाती साहब टेक्नोक्रेट पे गए हैं, और इरशाद हुसैन साहब हैं शायद, ये 2 टेक्नोक्रेट पे हैं। इसके अलावा सायरा बानो और एक और खातून है राजकुमारी, इनको ख़वातीन की सीटों पर इनको नामजद किया गया है। एडवोकेट राजकुमारी हैं कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। इसके अलावा खातून वाली एक और जो डॉक्टर सामिया मिस्तर के लिए खाली होती है, उसके ऊपर मिसाल यूसुफ जई के नाम पर शायद अभी भी इत्तेफाक नहीं होता था। इत्तेफाक जो है, लेकिन 2 अरकान ने उनके नाम की पसंद। जी जी। वो कल भी खबरें आई थी कि कुछ लोगों ने पहले ही अपने जो मनपसंद हैं, जिनको जो समझते हैं कि ये इमरान खान के नाम है, आरियानी साहब हो गया आपके फेवरेट, उन्होंने कर दिया। जी जी। तो वो शायद उसको वो करें। बहरहाल एक नाम वैसे मेरे ख्याल में फिर भी PTI वाले थोड़ी सी डंडी मार गए हैं, और वो है मिर्ज़ा अफरीदी साहब का। और जैसे आपने कहा कि कुछ हैं अंदर अभी इल्ज़ामात लग रहे हैं ना PTI के अंदर। मैं तो उनके ट्वीट्स पढ़ रहा हूँ PTI के सोशल मीडिया पे, भाई 50 करोड़ का इल्ज़ाम लग रहा है। देखिए 50 करोड़ तो मेरे ख्याल में बहुत नॉर्मल चीज़ है। अब तो सर वोट लेने के लिए अब तो 1-1, 2-2 अरब रुपए, 5-5 अरब रुपए की आपको बेचने के लिए। देखिए तो अभी वोट बिकेगा ना, जब ये सेनेट इलेक्शन हो गए, पीपल्स पार्टी कैसे 5 सेनेटर अपने मुंतखब करवा सकती है, सिवाय इसके कि PTI के कुछ लोगों को करीब आ जाए। जो नाराज बयान होता है ऐसे नहीं, बयानात भी आपके हैं, बिल्कुल ठीक है। JP असेंबली में 35 लोगों को ऐसे इमरान खान ने फारिग किया था, आपको याद रहना। जी जी। 2018 के सेनेट इलेक्शन 1 सेकंड ही लगा था। आखिर में मैं थोड़ा सा आज एक खबर के पीछे लगे हुए थे कि आज शायद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा वो जनाब तशरीफ़ ला रहे हैं और इमरान खान को एतमाद में लेंगे, और इसकी पंजाब हुकूमत ने इजाज़त दी है, सिफारिश की है। लेकिन अभी तक की इतलात के मुताबिक जनाब वो इस्लामाबाद नहीं आए, वो लाहौर की तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि कल लाहौर में बड़ा इकट्ठ करने जा रहे हैं। और सबसे बड़ा प्लान उसमें आज रात जो कोर कमेटी का इजलास होगा उसमें चीज़ें खुल के सामने आ जाएंगी कि गंडापुर साहब उसके बड़े हमायती हैं कि ये सारे MNAs और MPs को लाहौर में इकट्ठा करना है ताकि सारे अंडे एक ही टोकरी में हों, और वहाँ से उठाना आसान है, या उठाना आसान हो या दबाना आसान हो जाए। नहीं दबाना तो नहीं होगा। कि इमरान खान की रिहाई के लिए जो अभी प्लान हो रहा था एहजाजी तहरीक का, वो फिलहाल आप ना ही समझे, क्योंकि PTI के अंदर जितने भी फैसला साज हैं वो इस पर अभी तक राज़ी नहीं, उन्हें टाइम चाहिए। मुझे और सईद बलोच साहब को इस वीडियो से फिलहाल इजाज़त दीजिए। अपने गाँव में याद रखिएगा और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।